Good morning, all of you. So here is today's the Hindu newspapers news analysis. So let's start. तो जो सबसे पहली न्यूज़ है वो कंट्री के लिए काफ़ी वीक मोमेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं जनरल बिपिन रावत, वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो इसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाली हूँ कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है। और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैंने ऐड किए हैं, जो न्यूज़ एनालिसिस या जो एडिटोरियल्स हैं उनमें नहीं दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में है। तो ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और अगर बात करें केन और बेतवा रिवर की, तो केन रिवर है ये वन ऑफ मेजर रिवर है इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसके अलावा ये एमपी से और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, और ये एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और जो केन वैली है वो सेपरेट करती है रेवा प्लेट और जो सतना प्लेट है उसको। और जो रान्हे फॉल है वो भी केन रिवर पे ही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रान्हे फॉल किस रिवर पे है, तो वो केन रिवर पे है। इसके अलावा केन घड़ियाल सेंचुरी भी इसी के किनारे पर है। और अगर बात करें यमुना रिवर की, तो यमुना रिवर सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की बाई डिस्चार्ज, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया की। और ये जो ओरिजिन होता है इसका वो होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से। और जो इसकी राइट साइड पे जो ट्रिब्यूटरी है उसमें चंबल, केन और बेतवा ये इम्पोर्टेंट है। केन रिवर के बारे में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो केन रिवर है वो जो पन्ना नेशनल पार्क है वहाँ से उसको भी क्रॉस करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो पन्ना नेशनल पार्क है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो वो केन रिवर है। इसके अलावा अगर बात करें पन्ना नेशनल पार्क की, तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में, और इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट मिला हुआ है 2007 में। और अगर बेतवा रिवर की बात करें, तो जो बेतवा रिवर है वो नॉर्थन इंडिया की रिवर है, और ये भी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, जैसा कि मैंने पहले बताया। और ये राइज होती है विंध्या रेंज से इन मध्य प्रदेश। और जो बेतवा है वो बैतरणी के नाम से भी जाना जाता है संस्कृत में। और जो बेतवा रिवर है इसका महाभारत जो है एपिक उसमें भी मेंशन किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे जो मैंने जैसा बताया कि जो सीडीएस से रिलेटेड न्यूज़ है, जो जनरल बिपिन रावत का जो चॉपर क्रैश हो गया था उसके बारे में है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की क्या पोस्ट होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक सीनियर मोस्ट और हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म ऑफिसर होते हैं ऑन एक्टिव ड्यूटी इन द इंडियन मिलिट्री। तो सीडीएस की जो पोस्ट आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और जो जनरल बिपिन रावत है वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें सीडीएस की पोस्ट के रिकमेंडेशन की, तो सबसे पहले रिकमेंडेशन दी थी जो कारगिल रिव्यू कमेटी है उसने दी थी 1999 में। इसके अलावा दो और कमेटी है जिन्होंने सीडीएस को लेकर रिकमेंडेशन दी थी। तो फर्स्ट है नरेश चंद्र टास्क फोर्स जिसने दी थी 2012 में, और एक है डीबी सेक्टर कमेटी जिसने दी थी 2016 में। तो ये दोनों कमेटी भी सीडीएस से रिलेटेड है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो जो आगे का एडिटोरियल है वो एलपीजी के बारे में बात करता है। इस एडिटोरियल में फर्स्ट जो स्कीम दे रखी है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में। इसके अलावा ये स्टार्ट की गई थी 2016 में टू डिस्ट्रीब्यूट 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन टू वुमन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो भी फैमिली बीपीएल कैटेगरी में आती है उनको फ्री में जो गैस सिलेंडर है कनेक्शन दिया जाएगा। ये स्कीम उसके अंडर में आती है। सॉलिड फ्यूल है यूज फॉर कुकिंग इज द लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन एंड रिलेटेड टू प्री मेच्योर डेथ इन इंडिया, यानी कि जो सॉलिड फ्यूल जो काम में लिया जाता है वो एक मेन कंट्रीब्यूटर है फॉर एयर पोल्यूशन। और जो प्री मेच्योर डेथ होती हैं, जो खासकर जो वुमेन्स की जो डेथ होती हैं, तो उनमें काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। आगे कुछ डाटा दिए हुए हैं इस एडिटोरियल में जो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें एडिटोरियल में बोला गया कि ऐसे क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं जिससे एलपीजी में रिफॉर्म हो सके और ये लोगों को इजीली अवेलेबल हो सके।
तो जो फर्स्ट है वो है जो सब्सिडीज है उनमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो जो सेकंड बोला गया है वो है कि लोगों को अवेलेबल होना चाहिए, लाइक होम डिलीवरी होनी चाहिए। और इसमें एक बोला गया है कि जो रूरल एरिया हो उनमें जो हाफ से भी कम है वहाँ पे एलपीजी यूजर्स को होम डिलीवरी हो पाती है। बाकी जो बच्चे हैं उनको 5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है सिलेंडर के लिए। और जो थर्ड है वो बोला गया है कि क्रिएट ए न्यू मार्केट फॉर लोकली अवेलेबल बायोमास, यानी जो लोकल लेवल पे है बिजनेस है या बायोमास से रिलेटेड उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आगे एक और स्कीम दे रखी है वो है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सतत स्कीम जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में। और जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो है फर्स्ट यूटिलाइजिंग मोर देन 62 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट जनरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, यानी कि जो 62 मिलियन मेट्रिक टन जो वेस्ट जनरेट होता है हर साल इंडिया में उसको यूटिलाइज किया जाए। इसके अलावा आगे का है कि कटिंग डाउन इम्पोर्ट डिपेंडेंस, यानी जो इम्पोर्ट करने पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। और थर्ड है सप्लीमेंटिंग जॉब क्रिएशन इन द कंट्री, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में जॉब को क्रिएट किया जाना चाहिए। फोर्थ है कि जो व्हीकल से पोल्यूशन इमिशन होता है उसको कम किया जाए। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि सतत स्कीम क्या है या ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2018 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे का जो एडिटोरियल है वो रसिया के बारे में बात करता है। जो अभी रसिया और इंडिया की जो 21st जो मीटिंग हुई है उसको लेके ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म दे रखी है वह है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है, जो साइन की गई थी 2015 में P5+ कंट्री और जो ईरान के बीच में। तो P5 में कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। तो जो फर्स्ट P5+1 है तो वो है जर्मनी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि P5+1 में 1 कौन सी कंट्री है, तो वो जर्मनी है। इसके अलावा P5 से भी लेके आपको क्वेश्चन बन सकता है कि P5 में कौन कौन से मेंबर आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 में और अभी हाल में इसमें 27 मेंबर है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे का जो एडिटोरियल वो विंटर ओलंपिक के बारे में बात करता है। इसमें बस एक इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा कि जो विंटर ओलंपिक 2020 है होने वाले वो बीजिंग में होने वाले हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें G20 और G8 और G7 की, तो G20 है उसमें है जापान, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, रसिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। और अगर बात करें G7 की, तो G7 में है जापान, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा। और जो G8 है वो अभी अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि जो यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट है वो हथिया लिया गया था रसिया के द्वारा, इसलिए इसकी जो G8 की जो मेंबरशिप थी वो रद्द कर दी गई थी। तो इसके कारण ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। और अगर बात करें G7 कंट्रीज़ की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें G20 की, तो जो G20 है उसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1992 में। और इसमें जो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है, और जो ये रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है उसके रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आगे का जो एडिटोरियल है वो ओमिक्रॉन के बारे में बात करता है। और जो इससे नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करता है। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसकी स्थापना की गई थी 1948 में 7 अप्रैल। तो जो 7 अप्रैल है उसको वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे का जो एडिटोरियल है वो टोबैको के बारे में बात करता है। तो आप एक इम्पोर्टेंट डे है वो ध्यान रखिएगा, वो है वर्ल्ड नो टोबैको डे। वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई।
और जो अभी 2021 की जो थीम रही है वो है कमिट टू क्विट, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इस एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इन इंडिया 28.6% ऑफ एडल्ट्स अबव 15 ईयर एंड 8.5% ऑफ स्टूडेंट जिनकी एज है 13 से 15 साल यूज टोबैको इन सम फॉर्म और द अदर। यानी कि जो एडल्ट है जो 15 साल से ऊपर है उनमें है 28.6%, और जो 8.5% है वो जिनकी उम्र है 13 से 15 साल वो टोबैको का यूज करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। इसके अलावा जो कंट्री है जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है टोबैको की इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो ये टोबैको है ये माना जाता है कि एक मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर सेवरल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज और chronic lung disease, but there is no major increase in taxation of tobacco products to discourage the consumption of tobacco in past 4 year। यानी कि इसके इतने नुकसान है फिर भी इसके जो प्रोडक्शन है जो टैक्सेस है उनमें कोई भी इंक्रीज नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें जो टैक्स बर्डन है ऑन बीड़ी, सिगरेट एंड स्मोकलेस टोबैको on average stands 22%, 53% and 64% in 2021। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करता है कि यूनिफॉर्म टैक्स बर्डन होना चाहिए कम से कम 75% फॉर ईच टोबैको प्रोडक्ट्स। यानी जो टोबैको के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कम से कम 75% तो टैक्स बर्डन होना ही चाहिए, ये रिकमेंड करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ये बनाया गया था 1948 में 7 अप्रैल को। और ये ध्यान रखिएगा कि जो 7 अप्रैल है उसको वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में है। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो इसकी टैक्स स्लैब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। वो फर्स्ट है 0%, सेकेंड 5% और थर्ड है 12%, फोर्थ है 18% और जो फिफ्थ है वो है 28%। इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जीएसटी के अंडर में नहीं रखा गया है। और जो जीएसटी है वो एग्जिस्टेंस में आया था 1 जुलाई 2017 को, इसलिए जो जीएसटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था वो किया गया था 101st अमेंडमेंट। और आगे बात करें जीएसटी काउंसिल की, तो जो जीएसटी काउंसिल है वो मेंशन है आर्टिकल 279A में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा अगर बात करें इसके चेयरपर्सन की, तो जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी है माननीय सीतारमण और निर्मला सीतारमण। और जो इसके वोटिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो वोटिंग स्ट्रेंथ में जो 1/3 है वो आती है सेंटर के अंडर में, जो 2/3 है वो आती है स्टेट के अंडर में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वोटिंग स्ट्रेंथ है वो स्टेट को ज़्यादा दी गई है ना कि सेंटर को, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।